चलिए आज भारत की सियासत को क्रिकेट के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। क्या बीजेपी सियासत के पिच पर रोहित शर्मा के अंदाज में बैटिंग कर रही है? क्या टीम कांग्रेस की कप्तानी छोड़ चुके राहुल गांधी को सचिन तेंदुलकर से सबक लेने की जरूरत है? क्या अंपायर की भूमिका निभा रही टीआरएस बीजेपी जैसी पार्टियों के लिए विराट कोहली के अंदाज में बैटिंग करने का समय आ गया है? इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं हमारे सहयोगी विजय विद्रोही सुनील गावस्कर के कमेंट्री करने के अंदाज में। आप भी देखिए। अगर लोकसभा चुनाव को टेस्ट मैच माने, अगर विधानसभा चुनाव को रणजी ट्रॉफी का मैच माने, तो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को आप क्या कहेंगे? क्लब क्रिकेट, यही ना। लेकिन हैदराबाद में मेयर का चुनाव बीजेपी ने लोकसभा के अंदाज में लड़ा। टीआरएस और ओवीसी की पिच पर उतरकर रोहित शर्मा के अंदाज में बैटिंग की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी ने अपने धुरंधर खिलाड़ियों को उतारा। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, इन सब ने मिलकर मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। बीजेपी ने यहां दांव लगाया महापिछड़ी जातियों और महादलित जातियों में से भी सबसे उपेक्षित, सबसे वंचित जातियों पर। यहां तक कि हैदराबाद के सबसे अमीर वार्ड जुबली हिल्स में भी महापिछड़े को गेंद थमाई, यानी टिकट दिया, जिसने टीआरएस के धुरंधर सवर्ण जाति के खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड कर दिया। बीजेपी चुनाव को भी, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, हम सब ने देखा बीजेपी ने इन चुनाव को भी हल्के में नहीं लिया। तो चुनाव को कैसे लड़ना है, हर चुनाव को उतनी ही अहमियत देनी है, चाहे वो म्युनिसिपल का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। किसके साथ कहाँ टाई अप करना है, किसके साथ गठबंधन किया जाए, किन दलों को अपने साथ जोड़ा जाए, और उन दलों को जोड़ने का मतलब है किस समुदाय, किस समूह के मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जाए। ये बड़े एक सुनिश्चित तरीके से बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में किया है। दरअसल बीजेपी अब ऐसे राज्यों में जोर लगा रही है जहां क्षेत्रीय दल सत्ता में है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर। बीजेपी का असली मकसद पहली इनिंग में, यानी पहले चरण में कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलकर दूसरे नंबर की पार्टी बनना है। उसके बाद दूसरी इनिंग में पहले नंबर की सत्तारूढ़ पार्टी से मुकाबला करना है। तेलंगाना में बीजेपी ने दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। अब बीजेपी बंगाल में भी इसे दोहराना चाहती है। कांग्रेस और वाम मोर्चे ने पिछला विधानसभा चुनाव मिलकर एक साथ लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों को हराकर 18 सीटें हासिल की। बीजेपी का लक्ष्य अब अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता का विकेट गिराना है। अगर बीजेपी को कोई चैलेंज मिल रहा है तो वो क्षेत्रीय पार्टियों से मिल रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां ही, और हमें बंगाल को नहीं छोड़ना चाहिए। अभी बंगाल में अभी भी ममता बनर्जी सरकार में है और बीजेपी को के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। क्षेत्रीय नेताओं और क्षेत्रीय दलों से ही बीजेपी को चैलेंज मिल रहा है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनका प्रभाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित है, इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक राज्य तक सीमित है। कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा नेता नहीं है, क्षेत्रीय दलों के नेताओं की अगर हम बात करें, जिनका प्रभाव या जिनका की पॉपुलैरिटी उनके राज्य से हटके किसी दूसरे राज्य में हो। दूसरे नंबर की पार्टी बनने के बाद कांग्रेस और सत्तारूढ़ दल के उन खिलाड़ियों, यानी उन नेताओं पर बीजेपी नजर रखती है जो कुछ रन बनाने में माहिर हो या 2-3 विकेट निकालने की क्षमता रखते हो, यानी जिनका कोई जनाधार हो। बंगाल में इन दिनों यही खेल खुलकर खेला जा रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के खास रहे मुकुल राय को बीजेपी ने अपने साथ ले लिया है। ये कई साल पहले हो गया था। अब शुवेंदु अधिकारी के साथ साथ करीब 2 दर्जन विधायकों पर भी नजर है। असम में बीजेपी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को साथ लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का सियासी नक्शा ही बदल डाला। वैसे बीजेपी जब चुनाव की पिच पर उतरती है तो आमतौर पर 4 शॉट्स पर पूरी पारी खेलती है। ओपनिंग बैट्समैन नरेंद्र मोदी हैं, जो दोनों तरफ से बैटिंग करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री के नाते सरकार के मुखिया के रूप में और सुपरस्टार प्रचारक के नाते परोक्ष रूप से पार्टी के मुखिया के तौर पर। इसके अलावा बीजेपी हिंदुत्व का पुल शॉट लगाने में माहिर है। रही सही कसर राष्ट्रवाद का स्ट्रेट ड्राइव पूरी कर देता है। लेकिन बीजेपी 5वां शॉट भी खेलती है, जो राज्य विशेष की सियासी पिच के हिसाब से लगाया जाता है। धोनी स्टाइल में हेलीकॉप्टर शॉट की तरह बीजेपी कहीं एनआरसी और सीएए के मुद्दे को उछालती है तो कहीं अपना दल वीआईपी जैसी छोटी पार्टियों से फील्डिंग करवाती है।
कहीं महादलित महापिछड़ा आदिवासी कार्ड खेलती है तो कहीं जांच एजेंसियों की नो बॉल का सहारा लेती है। कुल मिलाकर एक ही ओवर में सभी 6 गेंदें अलग अलग तरह से फेंकने में बीजेपी माहिर है। इसका तोड़ कोई विपक्षी बल्लेबाज अभी तक नहीं निकाल पाया है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। एक वक्त था जब गांधी नेहरू परिवार के सदस्य ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मैदान में उतरते थे और दोनों तरफ बैटिंग किया करते थे, यानी परिवार के मुखिया के रूप में भी और सरकार के चौधरी के रूप में भी। इसके अलावा कांग्रेस मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने में माहिर थी, यानी उसे हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित सभी का वोट मिल जाता था। लेकिन अब पार्टी पिछले 1.5 साल से अंतरिम अध्यक्ष से ही काम चला रही है। राहुल गांधी ने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन नॉन प्लेइंग कैप्टन की भूमिका में अभी भी जमे हुए हैं। राहुल गांधी को पहले ये तय करना होगा कि वो 24/7 के पॉलिटिशियन होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। भारत में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको 24 घंटे राजनीति करनी पड़ेगी। हर समय उसमें जो है आपकी संलिप्तता होनी चाहिए। अगर वो नहीं है कि आप 1 महीने सक्रिय रहे फिर 1 महीने के लिए छुट्टी पर चले गए, ये भारत की राजनीति में नहीं चलने वाला, जो अभी तक राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी बात रही कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस को सबसे पहले लड़ने की जो मादा है वो अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। कांग्रेस ने लड़ना ही छोड़ दिया है। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी को सचिन तेंदुलकर से सबक लेना चाहिए। सचिन के खेल में भी निखार तब आया जब उन्होंने कप्तानी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी और बैट्समैन के रूप में ही टीम में शामिल होने लगे। राहुल गांधी को भी बैट्समैन के रूप में ही कांग्रेस की सेवा करनी चाहिए। राहुल गांधी को देखना चाहिए कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा में बीजेपी कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल चुकी है। असम में सत्ता से हटा चुकी है। यूपी और बिहार में कांग्रेस नेट प्रैक्टिस करने लायक भी नहीं बची है। गुजरात में नेट पर ही प्रैक्टिस कर रही है या डगआउट में बैठी सत्ता में पारी खेलने का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हुआ, वहां वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर रहा है। राष्ट्रीय नेतृत्व सामने आए और बीजेपी को चैलेंज करे, लेकिन आज जो कांग्रेस के पास राष्ट्रीय नेतृत्व है, शायद उससे बीजेपी को बल मिलता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। बार बार बीजेपी का नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ओर इशारा करके ये बताते हैं कि कैसे देश में एक वंशवाद की राजनीति चल रही है। मुझे लगता है अगर कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले खड़ा होना है या खड़े होने की प्रयास करना भी है तो उन्हें क्षेत्रीय नेताओं को आगे लाना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए तो यही रास्ता है कि अलग अलग राज्यों में संगठन को मजबूत करें। कुल मिलाकर कांग्रेस को टीम कांग्रेस बनने की जरूरत है। कांग्रेस को फिजिकल फिटनेस ट्रेनर की जरूरत है, यानी ऐसे नेता की जरूरत है जो कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर सके। कांग्रेस को एक फिरकी गेंदबाज चाहिए जो बीजेपी को उसके ही खेल में चकमा दे सके। यूं तो कहने को हैदराबाद में म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था, लेकिन नतीजों ने टीआरएस जैसी न्यूट्रल पार्टियों को हिलाकर रख दिया है। तेलंगाना में टीआरएस, ओडिशा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल या तो अंपायर की भूमिका निभाते रहे हैं या बीजेपी के लिए नाइट वॉचमैन का काम करते रहे हैं, यानी विवादित बिलों को राज्यसभा में पास करवाने में सहायक रहे हैं जहां बीजेपी बहुमत में नहीं है। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी क्षेत्रीय दलों को उन्हीं के मैदान पर, उन्हीं की बनाई पिच पर चुनौती दे रही है, उन्हें चित करने में लगी है, उससे क्षेत्रीय दलों में एक डर बैठ गया है। उन्हें डर लग रहा है कि वो चुनावी क्रिकेट कहीं हार ना जाएं। ऐसे में क्षेत्रीय दलों को लगता है कि अंपायर का चोगा उतारने का वक्त आ गया है और बल्ला उठाने का वक्त आ गया है। विराट कोहली की तरह लड़खड़ाती पारी को संभालने का वक्त आ गया है। चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नवीन पटनायक, सुरजीत सिंह, एचडी कुमारस्वामी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, मायावती आदि को लगता है कि कांग्रेस तो मैदान छोड़ चुकी है। ऐसे में बीजेपी को बोल्ड आउट करने के लिए टीम स्पिरिट से खेलना जरूरी है। इसके 4 कारण बताए जाते हैं। 1. गांधी नेहरू परिवार की बैटिंग और बॉलिंग की धार चुकती जा रही है। ऐसे में विपक्ष की कप्तानी शरद पवार जैसे नेता को सौंप देनी चाहिए जो सियासी गुगली फेंकने में माहिर हैं। 2. जब राहुल गांधी अपनी टीम कांग्रेस की कप्तानी करने को तैयार नहीं है तो फिर उन्हें विपक्ष की संयुक्त टीम की कप्तानी कैसे दी जा सकती है। 3. क्षेत्रीय दलों को लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव का मैच बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा, ये मैच बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच होगा। 4.
बीजेपी वैसे तो टीम एनडीए की बात करती है, लेकिन उद्धव ठाकरे और सुरजीत सिंह बरनाला को प्लेइंग 11 से निकाल चुकी है। बीजेपी अकेले ही सत्ता का मैन ऑफ द मैच भी बनना चाहती है और मैन ऑफ द सीरीज भी। और बीजेपी को पता है अलग अलग राज्यों में बड़े जो दल हैं उनके साथ तो गठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ तो टकराव है, उनके साथ तो स्पर्धा की भूमिका है। लेकिन छोटे छोटे जो दल हैं तो सोशल इंजीनियरिंग का भी बहुत अहम भूमिका, सोशल इंजीनियरिंग की भी बहुत अहम भूमिका रही है, जिसके कारण बीजेपी को एक तरह से चुनाव दर चुनाव सफलता मिली है। यानी बीजेपी अपनी विस्तारवादी नीति के आड़े आने वाले किसी भी क्षेत्रीय दल पर बाउंसर डालने से हिचकने वाली नहीं है। इसलिए अपने वजूद को बचाना है तो सबको बीजेपी के खिलाफ एक होना ही पड़ेगा। क्रिकेट में वही टीम जीतती है जो टीम भावना से खेलती है। जानकारों का कहना है कि विपक्ष और कांग्रेस तो अभी पूरी तरह से टीम भी नहीं बन पाए हैं। ऐसे में ऑलराउंडरों से भरी टीम बीजेपी को हराना फिलहाल बड़ा मुश्किल नजर आता है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।